ये दोनों अंगूठी पैक कर दीजिए। माँ, आपने दोनों अंगूठी इतनी अलग क्यों ली हैं? एक का डायमंड इतना बड़ा है और एक का इतना छोटा। ये बड़ा वाला मेरी आंचल बहू के लिए और ये छोटा वाला प्राची के लिए। अपनी एक बहू के लिए बड़ी डायमंड की रिंग और दूसरी के लिए इतनी छोटी डायमंड की रिंग। शुक्र मना कि मैंने उसके लिए अंगूठी ले ली, वही बड़ी बात है। मेरा तो अभी भी मन नहीं हो रहा कि तेरी और प्राची की शादी हो। वो तो तेरे बाप के कहने पर मैंने इस लव मैरिज के लिए हाँ कहा है। मोहित बेटा, अभी भी वक्त है। तेरे लिए मैं एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। आंचल को देखा है कितने अच्छे परिवार से, बिल्कुल वैसे ही लड़की लाऊंगी मैं तेरे लिए, बस तू एक बार मना कर दे। आप कब तक इस बात को लेकर बैठी रहोगी? अरे जमाना बदल चुका है, हर दूसरा इंसान आजकल लव मैरिज कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं प्राची से प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से ही करूंगा। अरे कम से कम जगह को देखकर तो बात करो, घर पर नहीं है हम, कहीं पर भी तुम माँ बेटे शुरू हो जाते हो। अब जल्दी से अंगूठी लो और चलो यहाँ से, घर जाकर सगाई की काफी तैयारी करनी है। सरला के दोनों बेटे मोहित और अनुज की साथ ही शादी हो रही थी, लेकिन जहां सरला अनुज के लिए अरेंज मैरिज करके अपनी मनपसंद बहू ला रही थी, तो वहीं मोहिनी ने अपने लिए पहले से ही लड़की पसंद कर ली थी, जिसके चलते सरला अपने छोटे बेटे की लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी। लेकिन अपने पति की वजह से सरला को न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ आंचल और प्राची के घर वाले मिलकर एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में एंगेजमेंट का फंक्शन अरेंज करते हैं और आज उन लोगों की एंगेजमेंट होती है। सगाई की व्यवस्था तो काफी अच्छी की है, हमारे सभी मेहमान भी काफी तारीफ कर रहे हैं। वो तो करनी ही थी, मेरी इकलौती की शादी जो है। सभी समधी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी आंचल और प्राची अपनी एंगेजमेंट आउटफिट में आती है, जहां आंचल ने एक काफी लॉन्ग हैवी सुंदर सा गाउन पहना होता है, तो वहीं प्राची ने एक रेड कलर की हैवी साड़ी पहनी होती है। आंचल को देखते ही सरला सबसे पहले उसके पास जाती है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। आओ मैं तुम्हें काला टीका लगा दूं। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और तुम्हारा ये आउटफिट कितना प्यारा है। इस आउटफिट के लिए हम कितने सारे मॉल में गए थे, तकरीबन 1-2 हफ्ते लग गए इसे लेने में। मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और आपकी तबीयत ठीक है ना? आप? हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ। लेकिन समधन जी एक बात बताइए, आपके पास क्या इतने पैसे भी नहीं थे कि आप अपनी बेटी को एक ढंग का गाउन दिला दे? अरे आजकल सगाई में साड़ी कौन पहनता है, और ये भी कितनी पुरानी सी लग रही है। सगाई की तारीख इतनी जल्दी निकली थी कि ठीक से तैयारी करने का मौका नहीं मिला, और ये साड़ी पुरानी नहीं है, कुछ दिन पहले ही हमने इसे ली थी। अपनी बेटी की सगाई के लिए गाउन तो आपसे लाया नहीं गया, पता नहीं इस बैंक्वेट की बुकिंग आपने कैसे करी। अब मुझे तो लगता है कि मेरी आंचल बहू के परिवार वालों ने ही इसकी बुकिंग करी है। जो भी खर्चा हुआ है हम दोनों परिवार वालों ने आधा आधा ही किया है। किसी से मांग कर ही दिया होगा इन लोगों ने, पता नहीं इस मिडिल क्लास लड़की में मेरे बेटे को क्या पसंद आ गया। थोड़ी देर में अब सगाई का काम शुरू हो जाता है, जहां अनुज आंचल को एक बड़ी से डायमंड की रिंग पहनाता है, तो वहीं मोहित अपनी मां की ली हुई छोटे डायमंड की रिंग प्राची को पहनाता है। दोनों के हाथों की अंगूठी में इतना फर्क देखकर सगाई में मौजूद सभी मेहमान आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे देख रही हो सरस्वती बहन, दोनों बहू की अंगूठी में कितना ज्यादा फर्क है। अरे ये आंचल है ना, अपनी सास की पसंद से आई है, और ये दूसरी वाली प्राची, इसे तो मोहित लव मैरिज करके ला रहा है। लगता है इसीलिए अरेंज और लव मैरिज वाली बहू की सगाई की रस्मों में इतना ज्यादा फर्क कर रही है। ये सही बात नहीं है। सच में कलयुग आ गया है, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है तो ये सब देखना पड़ रहा है, बाकी की शादी की रस्में, शादी ये सब भी बाकी है। और शादी के बाद बेचारी का हाल क्या होगा। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं भी कभी ऐसे घर में इसकी शादी नहीं होने देता। प्राची के माता पिता को भी यह फर्क काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। जिसके बाद अब आंचल जब अनुज को एक महंगी सी 2 तोले की सोने की अंगूठी पहनाती है, तो ये देखकर सरला, अरे वाह समधन जी, हमने तो आपको सिंपल सी अंगूठी लाने के लिए बोला था और आप 2 तोले की सोने की अंगूठी ले आई, कितनी सुंदर लग रही है। आंचल के परिवार के मुताबिक प्राची का परिवार इतना अमीर नहीं था, जिसके चलते जब प्राची मोहित को 3 ग्राम की एक पतली सी सोने की अंगूठी पहनाती है, तो ये देखकर सरला का मुंह बन जाता है। लो भाई, दामाद के लिए इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कम से कम आधे या 1 तोले की अंगूठी बनवा दे। 3 ग्राम की अंगूठी कौन देता है। हमने कोशिश तो 1 तोले की अंगूठी की करी थी, लेकिन अभी सोने का भाव काफी महंगा चल रहा है और अभी घर के हालात भी थोड़े ठीक नहीं थे। कोई बात नहीं समधी जी, हम समझ सकते हैं, और ये अंगूठी भी अच्छी है, और वैसे भी मोहित को अंगूठियों को इतना शौक नहीं है। चुप करो जी आप, अगर मोहित अरेंज मैरिज करता तो अनुज की तरह उसे भी भारी सी सोने की अंगूठी मिलती है, 3 ग्राम का छल्ला नहीं। अरे चुप ही करो माँ, हमने भी तो इन्हें छोटी डायमंड की रिंग दी है। जब इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको क्या हो रही है।
मोहित जैसे तैसे करके बात को संभालता है और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज मोहित और प्राची एक कैफे में मिलते हैं। क्या हुआ प्राची, मैं जब से आया हूँ तब से तुम मुझे परेशान लग रही हो, कुछ बात भी नहीं कर रही हो, कुछ हुआ है क्या घर पर, बताओ मुझे। मोहित, एंगेजमेंट में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मेरे मम्मी पापा काफी परेशान हैं। तुम तो जानते हो ना कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं है। कुछ महीने पहले ही पापा का ऑपरेशन हुआ था, उसमें काफी पैसे लग गए हैं। मैं समझता हूँ प्राची, और तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। हमारी लव मैरिज की वजह से वो थोड़ी परेशान है बस। आई नो मोहित, मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपनी माँ को समझाओ। और हाँ, एक जरूरी चीज, मम्मी जी के कहने पर हमने आंचल के परिवार वालों के साथ मिलकर एंगेजमेंट के लिए इतना महंगा बैंक्वेट बुक कर लिया था, लेकिन अब शादी की बाकी की रस्में और सारी चीज अलग होंगी। वो लोग पैसों के मामले में काफी अमीर हैं। इस बारे में मैं भैया से बात करता हूँ, वो आंचल भाभी के परिवार वालों से कह देंगे कि ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रस्में तो हमारी साथ में ही होंगी। अगर वो कम खर्च करेंगे तो तुम्हारे परिवार के लिए भी ठीक रहेगा। मोहित और प्राची आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्राची को उसके घर से उसकी माँ का कॉल आता है, जिसे देखकर प्राची जैसे ही घर पहुँचती है। बेटा, अभी उन लोगों का कॉल आया था, वो लोग कह रहे हैं कि हम आंचल के परिवार वालों के साथ मिलकर शादी और उसकी बाकी की रस्मों की तैयारी करें। वो लोग तो सब कुछ महंगा ही करेंगे, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है, तो एक बार मोहित से बात करना। अरे अनुराधा, मैंने तुम्हें मना किया था ना प्राची को इस बारे में बताने से। प्राची बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी है, वो जरूर मेरी मदद करेंगे, तुम इस बात पर ध्यान मत दो। ऐसे कैसे ना ध्यान दूं पापा, आप कब तक लोगों से कर्ज लेंगे? माँ मोहित से इस बारे में मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा है कि वो अपने घर वालों से बात करेंगे, आप परेशान मत हो। प्राची जल्दी से मोहित को इन सब के बारे में मैसेज कर देती है, जिसे पढ़कर मोहित जब इस बारे में अपनी माँ सरला से बात करता है तो तेरी लव मैरिज के लिए मैं मान गई ना, एहसान मान। अब तू क्या चाहता है कि एक बेटे की शादी इतनी धूमधाम से और एक की ऐसी? मैंने कह दिया ना कि दोनों की शादी एक ही जगह होगी। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रही है इस बात को? हाँ सरला, कब तक हमेशा अपनी ही चलाओगी? अगर तुम लोगों को अपनी चलानी है तो चला लो, लेकिन मैं इस शादी में फिर शामिल नहीं होंगी। मैं तो अपने गांव चली जाऊंगी। अगर तुम दोनों बेटों की शादी होगी तो एक जगह पर, बिल्कुल एक जैसी होगी, समझे? सरला की ऐसी बातें सुनकर अब मोहित और कमलेश भी कुछ नहीं कर पाते, तो वहीं अपनी बेटी की शादी को धूमधाम से करने के लिए शैलेश बैंक से एक काफी भारी लोन ले लेता है। माँ पापा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। मेरे बाद अभी मेरी दोनों छोटी बहनें भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। बेटा मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा, और अभी मेरी रिटायरमेंट में भी काफी समय है, तू परेशान मत हो और अपनी शादी की तैयारी कर। हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, अभी तो हमें बहुत पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख कर काफी पैसे भी कमाने हैं। आप बस खुश रहो, सब ठीक होगा। अपने पिता और बहनों की बातें सुनकर प्राची की आंखें भर आती हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज से दोनों अरेंज और लव मैरिज वाली बहू के परिवार मिलकर शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। और आज सबसे पहले रस्म हल्दी की होती है, जिसमें सरला अपने दोनों बेटे और पति के साथ आती है। और अब दोनों जोड़ों की एक साथ हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है, जहां आंचल ने अपनी हल्दी के रस्म में एक बहुत सुंदर वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है, तो वहीं प्राची ने सिंपल सी पीले रंग की साड़ी। सरला सबसे पहले आंचल के पास आती है और उसके माथे पर चूमती है। हल्दी का रंग लगते ही मेरी बहू का रंग कितना ज्यादा खिल गया है, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे आंचल बहू, तुमने फूलों की ज्वेलरी नहीं पहनी? मम्मी जी, वो मैंने फूलों की ज्वेलरी ऑर्डर तो करी थी, लेकिन वो आई ही नहीं है और हल्दी की रस्म का टाइम हो रहा था तो मैं ऐसे ही बैठ गई। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ फूलों की ज्वेलरी और अपने हाथों से ही तुम्हें पहनाऊंगी। सरला अपने साथ लाई हुई फूलों की ज्वेलरी अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू को पहनाती है और खुशी से आंचल को हल्दी लगाकर अपने बहू बेटे के साथ में ढेर सारी फोटो क्लिक करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरला मुंह बनाकर प्राची के पास आती है और उसे नकली फूलों की ज्वेलरी देकर हल्दी लगाकर बिना फोटो खिंचवाई चली जाती है। ये देखकर प्राची के बगल में बैठी उसकी सहेली प्रीति, यार तेरी सास कितनी अजीब है, तेरी होने वाली जेठानी के साथ तो वो इतनी खुश है और तेरे पास आते ही मुंह बनाने लगी। अपनी एक बहू को उन्होंने असली फूलों की ज्वेलरी दी और एक को नकली फूलों की। तुझे बताया तो था मैंने कि मेरी होने वाली सास हमारी लव मैरिज के खिलाफ है। वो ये शादी होने दे रही है ना, वही बड़ी बात है। लेकिन यार, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, पर तू है तो उनकी होने वाली बहू, उन्हें तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्रीति की बात से प्राची रिलेट करती है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। तो वहीं आज हल्दी की रस्म में अपनी बेटी की होने वाली सास का ऐसा बर्ताव देखकर अनुराधा को काफी अजीब लगता है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मोहित से बहुत प्यार करती है, लेकिन शादी के बाद तुम मोहित के साथ साथ उसके परिवार वालों के साथ भी तुम्हें रहना है और मुझे समधन जी का बर्ताव सही नहीं लगता। अभी भी वक्त है, सोच ले, समझ ले।
हाँ दीदी, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आपकी सास काफी खड़ूस है। पता है, जब आज मैं उनके पास फोटो क्लिक करवाने गई तो उन्होंने मना कर दिया। जब तक उनका मुंह ही बना रहता है। प्राची बेटा, ये तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए सोच समझ कर लेना। अभी भी वक्त है। तू ये मत सोच कि अगर सगाई के बाद तेरा रिश्ता टूटेगा तो लोग क्या कहेंगे। तू बस अपने बारे में सोच। शादी के बाद जिंदगी तुझे गुजारनी है, उन लोगों को नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही बोलती, लेकिन मुझे मोहित पर पूरा भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। अब इसी तरह हल्दी की रस्म का दिन निकलता है और आज दोनों अरेंज और मैरिज वाली बहू की मेहंदी की रस्म होती है, जहां अपने पैसों के बल पर आंचल शहर की सबसे प्रोफेशनल और फेमस मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाती है। तो वहीं प्राची की दोनों छोटी बहनें तारा और रूही ही प्राची को मेहंदी लगा रही होती हैं। ये देखकर सरला, ये क्या, आपके पास क्या अब इतने पैसे भी नहीं थे जो अपनी बेटी की मेहंदी में एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुला ना सके? और एक इस तरह की मेहंदी लगा रही है, मुझे तो रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रही है। सरला की ऐसी बातें सुनकर प्राची के परिवार वालों को काफी बुरा लगता है। तो वहीं जब फोटोग्राफर प्राची की मेहंदी का शॉट लेने के लिए उसके पास आता है तो, अरे आप अपने हाथों को इस तरह रखिएगा, मैं एक शॉट लेने वाला हूँ। फोटोग्राफर भैया, कोई जरूरत नहीं है इसकी मेहंदी का शॉट लेने के लिए। बेफालतू में शादी का एल्बम खराब करेगी इसकी मेहंदी। अरे ये भी कोई मेहंदी है? अरे मेहंदी तो आंचल के हाथ में लग रही, क्या सुंदर मेहंदी है। दूल्हा दुल्हन सब कुछ बनाया है उसकी मेहंदी आर्टिस्ट ने, आपकी दोनों बेटियों की तरह नहीं जो 4 फूल बनाकर बैठ गई। समधन जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, शादी में लगने वाली मेहंदी का रंग देखा जाता है, ना कि उसका डिजाइन। ये डिजाइन वगैरह तो आजकल के लोगों ने डाल दिया, वरना पिछले समय में तो बस लोग हाथों में मेहंदी से टिक्की बनाकर बैठ जाते थे। आपको तो अपने पैसे बचाने हैं, इसीलिए आप तो बोलेंगी ही। अपनी सास के ऐसे बर्ताव की वजह से प्राची अब काफी परेशान हो चुकी थी। तो वहीं आज जब मेहंदी की रस्म खत्म होती है तो प्राची जल्दी से मोहित को कॉल करती है। मैं तुम्हें इस तरह कॉल करके बार बार टेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, हर बार तुम्हारी माँ की वजह से मेरे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। शादी की रस्मों में भी यही हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितने महीनों से बस तुमसे यही सुनती आ रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। मैं तो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले कब तक सहेंगे? मोहित, शादी की रस्मों तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर शादी के बाद ये सब हुआ तो? प्राची, शादी के बाद हम माँ को थोड़ा वक्त देंगे ताकि वो हमें समझ सके। अगर सब सही रहा तो अच्छी बात है, वरना शादी के बाद के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अब तुम परेशान मत हो और जल्दी से अपनी मेहंदी की फोटो खींच कर भेजो। और तुमने अपनी मेहंदी में मेरा नाम लिखवाया है ना? मोहित की बात सुनकर प्राची थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अब इसी हल्दी और मेहंदी की रस्म खत्म होती है। और फाइनली शादी से पहले की आखिरी रस्म संगीत की होती है, जिसमें मोहित और प्राची एक दूसरे का हाथ पकड़े कपल डांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सरला, तुम दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? सारे बड़े बुजुर्ग तुम दोनों को ही देख रहे हैं और तुम दोनों हो कि बेशर्मों की तरह नाचने में लगे हो। माँ तो क्या हो गया, आजकल तो हर कोई डांस करता है। लोग कुएं में कूदेंगे, तुम्हें भी कूदना है क्या? चुपचाप से अलग होकर डांस करो। पता नहीं क्या ही हो गया आजकल के बच्चों को। प्राची अब उदास होकर जाकर बैठ जाती है। तो वहीं सरला जब अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू के पास आती है और उसे बैठा देखती है तो, चल बहू, तुम्हारा खुद का संगीत है और तुम हो कि यहाँ ऐसे बैठी हुई हो, चलो उठकर डांस करो। नहीं मम्मी जी, मुझे डांस नहीं आता और इतने सारे लोग हैं, शर्म भी आ रही है। इन लोगों से क्या लेना देना तुम्हें? चलो उठकर डांस करो, मैं अनुज को बुलाती हूँ, तुम दोनों साथ में मिलकर डांस करना। एक तरफ जहां सरला अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू का हाथ खुद ब खुद अपने बेटे के हाथ में देकर उन दोनों से कपल डांस करवाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरला अपनी लव मैरिज वाली बहू को कपल डांस करने से मना कर देती है। हाय, मेरे दोनों बच्चे कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अरे भैया, इधर उधर की क्या वीडियो बना रहे हो? मेरे दोनों बच्चों की भी बनाओ। अपनी सास के ऐसे बर्ताव प्राची को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद प्राची चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, हम तो डांस नहीं कर सकते, लेकिन आप तो मेरे साथ डांस कर सकती है ना, चलिए ना। अब इस उम्र में मुझसे डांस नहीं होता, तुम जाकर करो, मैं यहीं बैठूंगी। माँ जी प्लीज चलिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपका कोई फेवरेट गाना प्ले करवा देती हूँ। प्राची सरला का हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए खींचने लगती है, जिससे एकदम से सरला के हाथ में लचक आ जाती है और सरला चिल्लाना शुरू कर देती है। भाई मार दिया रे, तोड़ दिया मेरा हाथ। अरे कमबख्त, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? सरला को इस तरह चिल्लाता देखकर सभी लोग भागे भागे सरला के पास आते हैं। माँ, क्या हुआ आपको? और आपने अपना हाथ क्यों पकड़ रखा है? तेरी होने वाली पत्नी ने मेरा हाथ मोड़ दिया, देख कितना सूज गया है। मोहित, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस माँ जी को डांस के लिए बुला रही थी। ये लव मैरिज वाली बहू अभी से ही तेरी माँ पर ये जुल्म कर रही है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा।
अरे माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हाथ में लचक तो आ ही जाती है। लाइए मैं आपका हाथ दबा देता हूँ। हाँ समधन जी, मेरी बेटी भला आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? इससे पहले बात और बिगड़ती, मोहित जैसे तैसे करके बात को संभाल लेता है और आखिरकार शादी की सारी रस्म भी खत्म हो चुकी थी और आज शादी का दिन आ ही जाता है। प्राची शादी के जोड़े में बैठी अपने कमरे में। भगवान जी सब ठीक करना। शादी की रस्मों को देखकर मेरे परिवार वाले काफी परेशान हैं, लेकिन अब शादी में कुछ ना हो। थोड़ी देर में बारात आती है, जहां आंचल के परिवार वाले सभी बारातियों को माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, तो वहीं प्राची के मायके वाले सभी मेहमानों को इज्जत देते हुए हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। ये देखकर सरला, मानना पड़ेगा समधन समधी जी, आपने बारातियों का स्वागत तो काफी अच्छे तरीके से किया, वरना कुछ लोगों को तो बारातियों का स्वागत करना भी नहीं आता। प्राची के माता पिता को यह समझने में देर नहीं लगती कि सरला उन्हें ही ताना दे रही है, जिसके बाद अब सभी बाराती अंदर आते हैं और थोड़ी देर में आंचल प्राची शादी के जोड़े में नीचे आती है। आंचल को देखकर सरला जहां काफी खुश हो रही थी, तो वहीं प्राची पर नजर पड़ते ही सरला का मुंह बन जाता है। ये तो मेरी अरेंज मैरिज वाली बहू की पैरों की धूल भी नहीं लग रही। अगर ये मोहित जिद ना करता ना, तो इसके लिए मैं बिल्कुल आंचल जैसी लड़की लाती। अब दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ जाते हैं और जयमाला के समय जैसे ही मोहित प्राची को माला पहनाने जाता है, तो प्राची बार बार पीछे होने लगती है। ये देखकर जो सभी लोग जहां हंस रहे थे, वहीं सरला, जयमाला हो रही है या कोई मजाक? अगर नहीं पहननी तो बोल दो, बारात वापस ले जाएंगे। रस्म का मजाक बना दिया इन लोगों ने। शादी के दिन भी सरला अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो वहीं एक बार और सरला की वजह से प्राची का मन उदास हो जाता है, लेकिन वो मोहित को देखकर सारी चीजें भूल जाती है। वैसे सरला, कुछ भी कहो, खाने का इंतजाम तो काफी बढ़िया हुआ है। सब कुछ एक से बढ़कर एक बना है। सभी मेहमान चाव से खाना खा रहे हैं। ये प्राची के मायके वाले भी अमीर होते तो खाने का इंतजाम और अच्छे से होता। आंचल बहू के मायके वाले तो और अच्छे से करना चाहते थे, लेकिन इनकी वजह से वो दिल खोलकर खर्च नहीं कर पाए। सरला की बातें सुनकर कमलेश उसे काफी समझाता है, लेकिन सरला कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। समधी जी, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। वैसे तो आप लोगों के पास गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का सपना था कि वो विदाई अपनी गाड़ी में जाए, तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी बेटी और दामाद के लिए। ये मेरी तरफ से। वैसे मैं भी गाड़ी ही देना चाहता था, लेकिन थोड़ा हाथ टाइट हो गया, इसलिए बाइक दे रहा हूँ। वैसे काफी अच्छी बाइक है दामाद जी, जब बैठेंगे ना तो किसी हीरो से कम नहीं लगेंगे। आजकल की हीरो भी गाड़ियों में आते हैं, इस तरह बाइक पर नहीं। और आजकल गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात है? अगर पूरे पैसे नहीं थे तो EMI पर ले लेते। हाँ, मैं ले तो लेता, लेकिन बेटी की शादी के लिए मैंने पहले से ही बैंक से लोन ले रखा है और लोन की वजह से EMI पर गाड़ी लेना मुश्किल हो रहा था। अरे कोई बात नहीं समधी जी, मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी मोहित को गाड़ियों से ज्यादा बाइक का शौक है, वो तो ये देखकर खुश हो जाएगा। इसी तरह समय गुजरता है और आखिरकार फेरों का वक्त हो जाता है, जहां आंचल के मायके वालों ने फेरों के लिए एक काफी बड़ा सुंदर मंडप बनवाया होता है, तो वहीं प्राची के मायके वाले एक छोटा सा मंडप बनवाते हैं, जिसे देखकर फिर से सरला, मंडप में भी इन लोगों ने कितनी कंजूसी करी, क्या ही इज्जत रह गई मेरी मेहमानों में। कभी मंडप, कभी दहेज, तो कभी किसी न किसी चीज को लेकर सरला प्राची के मायके वालों को ताना दे रही होती है, जिससे परेशान होकर अब शैलेश की तबीयत खराब होने लगती है। आप ठीक तो है ना? अब तो चक्कर नहीं आ रहे? आपको नींबू पानी मंगवाऊं मैं आपके लिए? अब मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक बीपी कैसे हाई हो गया मेरा, लगता है कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली। प्राची अब बिल्कुल चुप रही थी, लेकिन जब वो अपने पिता की खराब हालत देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में, बस अब बहुत हुआ आंटी जी, आप एक काम करिए, अपने बेटे की अरेंज मैरिज ही करवा दीजिए। भले ही उस मैरिज में आपका बेटा खुश हो या ना हो, पर है तो अरेंज मैरिज ना। आप अपने बेटे की अरेंज मैरिज ही करवा दीजिए, चाहे फिर आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम अरेंज मैरिज तो होगी ना। सगाई के दिन से लेकर आज शादी के दिन तक आप हमें कितने ताने देती आई हैं, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। आज आपकी वजह से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। जिंदगी भर रोने से अच्छा है कि कुछ दिन बैठकर रो लूं। मोहित, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। प्राची ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती मोहित, लेकिन मैं क्या करूं? शादी से पहले इन रस्मों में तुम्हारी माँ ने हमें इतना टॉर्चर कर दिया है, पता नहीं शादी के बाद वो क्या करेंगी। तुम सही कह रही हो प्राची, मैंने भी माँ को बहुत समझ लिया, लेकिन नहीं, अब और नहीं। सोचा था कि शादी तक शायद माँ के बर्ताव में बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें याद है ना उस दिन जब मैं तुमसे कॉल पर कह रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने कुछ सोच रखा है, तो यही था कि शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे और मैंने एक फ्लैट भी ले रखा है। बेटा, मोहित जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा, ये रिश्ता मत तोड़ो। मैं ठीक हूँ, अब शादी कर लो बेटा।
अपने बेटे का ऐसा जवाब सुनकर सरला के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वहीं अब अपने माता पिता की बात मान प्राची मंडप पर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आंचल और अनुज की भी अब शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आज जब अपनी होने वाली सास का ऐसा बर्ताव देखकर आंचल को काफी अजीब लगता है। माँ, अभी तो मेरी होने वाली सास मुझ पर इतना प्यार लुटा रही है, लेकिन अगर कल को ये बदल गई तो आप इनसे कहिए कि मैं शादी के बाद इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मैं और अनुज अलग रहेंगे। आंचल की ये बात जब सरला और कमलेश को पता चलती है। देख लिया तुमने अपनी करनी का नतीजा। तुम्हारी वजह से अब हमारी दोनों बहू हमारे साथ नहीं रहेंगी और बुढ़ापे में हमें अकेले ही गुजारा करना होगा। अरे सरला, आज के जमाने में क्या लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज। अरे शादी करके हमारे बच्चों को ही साथ में रहना है, चाहे हम उनके अरेंज मैरिज करवाएं या लव मैरिज, पर तुम्हारी क्या समझ में आएगा। पहले मोहित और अब अनुज। तो वहीं कमलेश की ऐसी बातें सुन सरला को काफी बुरा लगता है। साथ ही साथ शादी में मौजूद लोग भी अब सरला के बारे में बातें बनाने लगते हैं। देख रही हूँ कैसी सास है इसने, शादी से पहले अपनी बहू को इतना परेशान करके रख दिया, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। अच्छा हुआ इसकी दोनों बहुएं शादी के बाद अलग रहेंगी। अरे मेरी भी 3 बहुएं हैं, मैं अभी उन्हें डांट देती हूँ, लेकिन इस तरह थोड़ी ना। अगर मेरी सास ऐसी होती ना तो मैं तो कब का उसे घर से निकाल देती। अच्छा हुआ इन लोगों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। अरे मैं भी हल्दी की रस्म से देख रही हूँ बार बार अपनी दोनों बहुओं में कितना भेदभाव कर रही थी, और बेचारी इस लव मैरिज वाली को कितने ताने दिए। बहुत हिम्मत है लोगों में जो उन्होंने इतना बर्दाश्त कर लिया। मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर सरला को काफी दुख पहुंचता है। तो वहीं अब जब दोनों बहू की विदाई हो रही होती है तब सरला। प्राची बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं आज के जमाने में भी मैंने कैसे 100 साल पुरानी वाली सोच रखी। मुझे इस तरह का सुलूक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ मेरी वजह से तुम्हारी शादी की सारी रस्में खराब हो गई। मेरी वजह से आप कितने दुखी रहे, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, और आज जो कुछ भी तुमने मुझे कहा वो सब सही कहा। मुझे माफ कर दो। तुम दोनों को अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं तुम दोनों बहुओं में कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सरला जी, आपकी तरह मैं भी एक माँ हूँ और मेरी नजरों ने आपको परख लिया। आपको सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरी बेटी से कभी गलती हो जाए तो उसे डांट देना, लेकिन आखिर में जब आप एक माँ की तरह उसके सर पर हाथ फिराएंगी ना, तो वो अगर आपसे नाराज भी होगी ना तो आपके गले लग जाएगी। बस आप मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार देना। एक माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी की आंखें भर आती हैं। जिसके बाद अब सरला अपनी दोनों बहू को खुशी खुशी घर लाती है और उनका एक जैसे ही धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। शादी के बाद अब दोनों बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है। अपनी सास के अच्छे बर्ताव के बावजूद भी प्राची मन ही मन कहीं न कहीं परेशान होती है। वैसे तो मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अब वो भेदभाव नहीं करेंगी, पर क्या पता वो सब झूठ हो। लोगों के ताने सुनकर उन्होंने ये नाटक किया हो। हे भगवान, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। प्राची मन ही मन काफी परेशान हो रही होती है कि तभी सरला आती है और अपनी दोनों बहुओं को बिल्कुल एक जैसा शगुन देती है और प्राची को गले लगाते हुए। प्राची बेटा, मैं जानती हूँ तुझे अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है, लेकिन तू भरोसा कर। अब मैं तुझ में और आंचल में कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया और अब तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। और हाँ, मैं तुम दोनों की सास से पहले तुम दोनों की माँ हूँ, इसीलिए कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो तो मुझे बेझिझक बोल सकती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसी अपनी माँ को कहती थी। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं तो मन ही मन कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। मैं भी आज से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक बहू से पहले आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं भी आपको हमेशा एक बेटी बनकर ही प्यार दूंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालूंगी। अपनी दोनों बहू की बातें सुनकर सरला की आंखें भर आती हैं और अब वो उन्हें गले से लगा लेती है। और उस दिन के बाद से सरला अपनी दोनों बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती और हंसी खुशी अपनी दोनों बहू के साथ रहती है।